नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने के मामले में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। भाजपा लगातार केजरीवाल पर सच का सामना करने से बचने का आरोप लगा रही है, तो केजरीवाल ने ईडी के नोटिस पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला, इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार बढ़ते कदमों की। इसके अलावा दिखाएंगे खबर अयोध्या में, जहां भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अरविंद केजरीवाल को सता रहा है गिरफ्तारी का डर। ईडी के समन पर उठाए सवाल। कहा लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकने की हो रही है साजिश। भाजपा ने कहा बवाली बन गए हैं सवाली, ढूंढ रहे हैं बचने के रास्ते। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले का खुलासा। उपराज्यपाल ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने झाड़ा मामले से पल्ला। भाजपा ने कहा दारू के बाद अब दवा का भी केजरीवाल दे हिसाब। INDIA गठबंधन में खींचतान और कयास जारी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा सीट बंटवारे को लेकर नहीं मांगेंगे ममता से भी। दिल्ली में हुई कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक। चुनाव तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दाल उत्पादक किसानों के लिए लॉन्च किया एक पोर्टल। कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की समृद्धि के लिए है समर्पित। बीते 10 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई है रिकॉर्ड वृद्धि। ईरान के करमान शहर में हुए विस्फोटों पर भारत ने जताया दुख। खाड़ी देश के लोगों के प्रति व्यक्त की एकजुटता। कतर में भारतीय नौसैनिकों के उम्र कैद मामले पर कहा अपील करने के लिए है 60 दिन का वक्त। परिवार के सदस्य और कानूनी टीम के साथ बना हुआ है संपर्क। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की हुई 7वीं बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की सह अध्यक्षता। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से की मुलाकात। नवीकरणीय ऊर्जा सहित बिजली और सामुदायिक विकास पर हुआ समझौता। और खेल की खबरों में केप टाउन टेस्ट जीतकर भारत ने रचा इतिहास। दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से दी शिकस्त। सीरीज 1-1 से रही बराबर। केप टाउन में पहली बार भारत ने जीता टेस्ट मुकाबला। हेडलाइंस के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल सच से भाग रहे हैं और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो ईडी से क्यों बच रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितता व घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरी बार नोटिस जारी किया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सवालों से लगातार बच रहे हैं। 3 जनवरी को वे ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब बयान जारी कर ईडी को ही कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहाँ टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहाँ न्यायिक विषय नहीं है, यहाँ नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको ये पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। भ्रष्टाचार के मुद्दे को केजरीवाल राजनीतिक अखाड़े में खींचते हुए नजर आए। उन्होंने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है, जबकि भाजपा ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो चली है। भाजपा ने कहा कि नई राजनीति का ये किरदार समझ से परे है। बवाली अब सवाली बन चुके हैं। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं।
इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? किसी भी चीज की जांच का जवाब देने का चुनाव प्रचार से क्या संबंध है? ये लोग तो जिन पे आरोप लगाते थे आज उनके साथ खड़े हैं। मतलब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, वो तो जाके फिर भी अपना जवाब दे आए थे। ये केजरीवाल जी नए राजनीति के नए किरदार, नई नवेली अजब अलबेली पार्टी के अलंबरदार, उनसे भी बड़े हो गए हैं। आबकारी नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन पहले से ही ईडी की हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना चुकी है। पार्टी पर आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पार्टी ने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया है। मामला सामने आने के बाद भाजपा लगातार इस पर हमलावर है। भाजपा नेता कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल सच्चे हैं तो डर किस बात का। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। अरविंद केजरीवाल जी तो मास्टर है ना यू टर्न के। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं जांच से डरता नहीं हूं और जांच से लेकिन वो भाग रहे हैं। क्या है ना, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक लापरवाह नेता बन गए हैं एक निकम्मी सरकार के। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथी नेता जेल में हैं। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाला साल 2021 का है। दिल्ली में नई नीति 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी। बवाल बढ़ने के बाद 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया, जिसके बाद 17 अगस्त को सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए ईडी भी जांच में शामिल हुई और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की मनी ट्रेल स्थापित कर चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल का ईडी के समन का जवाब न देना कानूनी रूप से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में लगातार घिरते जा रहे हैं, तो अब दिल्ली में दवा और मेडिकल जांच के घोटाले ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकारी अस्पतालों में गलत दवाओं के बाद अब मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मेडिकल जांच के मामले में उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच की सिफारिश कर दी है, जिसके बाद ईमानदारी का दम भरने वाली केजरीवाल सरकार लगातार गंभीर सवालों के घेरे में घिरती जा रही है। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते जा रहे हैं। नया मामला मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के फर्जी टेस्ट किए गए हैं। ऐसे में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। गुरुवार को उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के बाद मामला सामने आया है। भाजपा अब केजरीवाल से दारू के बाद दिल्ली की दवा का भी हिसाब मांग रही है। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में खराब क्वालिटी की दवा के मामले में जांच की सिफारिश के बाद अब मोहल्ला क्लिनिक पर जांच का एक्शन। केजरीवाल सरकार पर एक और भ्रष्टाचार का धब्बा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया मोहल्ला क्लिनिक में, तो हेल्थ सेक्रेटरी को कर दो ना सस्पेंड। इंतजार किस चीज का कर रहे हो? ये कमाल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कितने फर्जी टेस्ट। 7 मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों के रजिस्ट्रेशन फर्जी और गलत मोबाइल नंबरों के जरिए कई मोबाइल नंबर पर एक से ज्यादा मरीजों का रजिस्ट्रेशन। 11,657 बार मरीज का मोबाइल नंबर सिर्फ 0 लिखा गया। 8,251 मामलों में मरीजों का नंबर ही नहीं लिखा गया। जुलाई से लेकर सितंबर 2023 के बीच 5,21,221 लैब टेस्ट कराए गए। 100 करोड़ रुपए के घोटाले की बात आई है सामने। दरअसल अगस्त 2023 के महीने में कुल 7 मोहल्ला क्लिनिक में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं, जहां पर स्टाफ पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर गलत तरीके से अपनी अटेंडेंस लगा रहे थे। सितंबर 2023 में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया और FIR दर्ज की गई।
मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले मरीजों की जांच कराने का ठेका दिल्ली सरकार ने 2 प्राइवेट लैब को दिया हुआ है। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर झारखंड से। झारखंड की सियासत भी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। अवैध खनन घोटाले में फंसने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा लगातार मंडराता दिखाई पड़ रहा है। हेमंत सोरेन सत्ता परिवर्तन के संकेत भी दे रहे हैं तो जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस भी राज्य में असहज स्थिति में दिखाई पड़ रही है। भाजपा ने ईडी के 7 समन के बाद भी हेमंत सोरेन के पेश नहीं होने पर सवाल खड़े किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के समन की बार बार अवहेलना कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दे रहे हैं। ईडी के 7 बार समन भेजने के बावजूद भी एक बार भी पेश न होने पर वे अपने विपक्षियों के निशाने पर भी आ गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जहां एक ओर पूरे प्रकरण पर एक पत्र राज्यपाल को लिखा है और वहीं कहा है कि हेमंत सोरेन जेल जाने वाले हैं, इसलिए वो सत्ता को सुरक्षित करने के प्रयास में लगे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं ईडी के डर से, तो उनको पता चल गया है कि किसी ना किसी दिन तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो अपने सत्ता को अपने लिए वो सुरक्षित करना चाहते हैं, जैसा बिहार में लालू यादव ने अपने पत्नी रबड़ी देवी के लिए सुरक्षित कर दिया था और इसके बाद ब्योर जेल चले गए थे। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सत्ता में हिस्सेदारी निभा रही कांग्रेस के लिए स्पष्ट बोलते कुछ बन नहीं रहा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मौजूदा सरकार 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी। पूरी तरीके से ये गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस गठबंधन की सरकार में सहयोगी साथी की भूमिका निभाएगी। इस बीच झारखंड में हुए अवैध खनन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद, साहिबगंज के डिप्टी कमिश्नर सहित दर्जन भर करीबियों के यहां ईडी ने छापा मारा है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ताधारी दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्रियों और सत्ताधारी दल के विधायकों ने कहा कि हेमंत सोरेन उनके नेता हैं और रहेंगे। बैठक में राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा।
फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर रार लगातार सामने आती रहती है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए मुसीबत ये है कि क्षेत्रीय दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर वह खुद को सहज नहीं पा रही है। पार्टी के लिए सीट बंटवारे को लेकर जहां उत्तर प्रदेश में सपा के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तो शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस खुलकर कांग्रेस को ज्यादा भाव न देने के मूड में दिखाई पड़ रही हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी चर्चा का दौर जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में मिल मुलाकात कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता इन मुलाकातों पर गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर हो रही चर्चा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि बैठक के दौरान 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में और भारत न्याय यात्रा पर चर्चा हुई है और काफी सुझाव आए हैं, उन पर भी बातचीत हुई है। वहीं इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन की नेता ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में ममता बनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ये लगातार हम एक तरीके से बयानबाजी देख रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच में जो सहजता नहीं है उस पर बयानबाजी हो रही है, आपको सुनाते हैं। ये वो नहीं चाहते कि गठबंधन हो, इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। और वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने पलटवार किया है। 2021 के असेंबली इलेक्शन में अकेले लड़के तृणमूल पावर में आया और कांग्रेस लेफ्ट से अलायंस करके लड़के 0, पूरा असेंबली में 0। तो जो पार्टी 0 पाते हैं उसका इतना बड़ा बात क्यों? हमारा कोई जरूरत नहीं है इस स्टेट में कांग्रेस का। वहीं इंडी गठबंधन में नेताओं के बीच मचे आपसी घमासान पर भाजपा ने भी चुटकी ली है। वह जनाधार खोई हुई पार्टियां हैं, महागठबंधन, इंडी गठबंधन, उनके सारे घटक दल अपना जनाधार खो चुके हैं। और शरद पवार गुट के एनसीपी के नेता जितेंद्र अहवाड़ ने भगवान राम को मांसाहारी बताते हुए विवादित बयान दिया था, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पुणे में विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं भाजपा नेता राम कदम ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।
पुलिस को हमने शिकायत दी, पुलिस के वरिष्ठ आला कमान से बात की, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वीडियो फुटेज की जांच करके उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी धारा लगाई जाएगी। धारा के अनुसार जो गिरफ्तारी होती है गिरफ्तारी होगी, उन्हें पूरी तरह से कठोर दंड मिलेगा। वहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस पूरे मामले पर निंदा की है। जितेंद्र अवार्ड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। बवाल बढ़ता देख फिलहाल जितेंद्र अहवार ने मामले पर माफी मांग ली है। लोक भावनाओं का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है, इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे अब करते हैं चर्चा, जिसको हमने आपको शुरू में दिखाया था। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच से बच रहे हैं और इसके बाद राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। इसी पर जुड़ा है हमारा विशेष कानूनी जांच पर केजरीवाल का विक्टिम कार्ड, क्योंकि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। निगहत अब्बास जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा विष्णु पाठक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक। विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु पाठक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस बात की दुहाई देकर राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए आए थे, वो एक यू टर्न दिखाई पड़ता है जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं और वो जांच से बचते हैं। ये बदले हुए सरकार क्यों नजर आते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कहिए कि मतलब जो उनका कमिटमेंट है पब्लिक के प्रति, समाज के प्रति और राजनीति के प्रति, उस कमिटमेंट को वो भली भांति फुलफिल कर रहे हैं और दिल्ली की जनता ये बात समझ रही है। अब सरकार को परेशान करने के लिए अगर केंद्र सरकार इस तरह से कुछ करती है तो उसको कितना बार जवाब। सरकार को अगर मतलब केंद्र सरकार तो रोज बिठाए रखेगी ईडी के, कभी सीबीआई के, कभी कुछ
तो इसके लिए मतलब क्या कर सकते हैं? एक बात बताइए कि पहली बार 70-75 साल का इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने केस कर दिया जी, आप आओ जी जवाब देने। अरे भैया, आपके पास ईडी है, सीबीआई, आप जांच करो ना, जांच करो, कुछ निकलता है तभी तो। कुछ निकला नहीं। आपने जिन नेताओं को, हमारे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे जैन साहब हो, चाहे संजय सिंह जी अभी ताजा, आप उनके खिलाफ एक चाराने का कहीं पे कुछ मिला नहीं है, चाराना उसका। तो विष्णु जी, जिन नामों को आपने गिनाया, फिर उनको कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? मनीष जी हो, संजय जी हो, सत्येंद्र जी हो, ये वजह क्या है? कोर्ट भी क्या केंद्र सरकार के कब्जे में है? नहीं, कोर्ट जी। अब ये बताइए, जो केंद्र सरकार रहता है, कोर्ट क्या मतलब देश से बाहर है क्या? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र के कहे कब्जे में है। अच्छा, ठीक है, कोर्ट का अपना एक प्रक्रिया है। सुनिए सर, हाँ ठीक है, मैं आगे आपका तर्क समझ में आ गया। आप कह रहे हैं कि उससे बाहर नहीं है, ठीक है निगत जी, क्योंकि आरोप आपके ऊपर ये सीधे लग रहा है कि आप लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को परेशान करने की नीयत से इस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीधे तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता से डरे हुए हैं आप लोग। निगत जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, इनके तमाम मंत्रिमंडल के सभी लोग, नेता, विधायक, ये सभी एक हास्य का विषय बन चुके हैं। आज भी जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता करने के बाद एक वीडियो बनाई, और आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा सिंह साहब, आपको भी देखने में बड़ा मजा आएगा। जिस प्रकार से जूम इन जूम आउट एडिटिंग करके बैकग्राउंड म्यूजिक, बड़ा धाकेदार म्यूजिक, ड्रामेटिक म्यूजिक लगाया है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक वीडियो के माध्यम से जनता को गुमराह करने की, जैसे फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक बना के उसमें टेंशन क्रिएट करी जाती है, उसमें ड्रामा क्रिएट करा जाता है, उस प्रकार की चीजें करते हैं, वो उन्होंने करी ताकि जनता को कंफ्यूज कर दिया जाए। बल्कि सच ये है कि पिछले 10 वर्षों से जब भी देखिए, जब भी आम आदमी पार्टी का नाम है, शुरुआत में आम आदमी पार्टी जरूर आम रही होगी, लेकिन इन लोगों ने जो वफादारी की कस्में खाई, इन लोगों ने जो सच्चाई की कस्में खाई, आज तमाम कस्मों को तोड़ दिया गया है। जैसे कि आपने भी इस बात को पहले रखा, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, ये लगातार सलाखों के पीछे हैं। ईडी लगातार बताती है, ये कोर्ट लगातार बताती है कि किस प्रकार इन सब ने घोटाले करे हैं, अमाउंट के साथ बताया है, करोड़ों के घोटाले इन लोगों ने करे हैं, और यही कारण है कि लगातार कोर्ट इनकी बेल्स को रिजेक्ट करती आई है। और आज अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो ईडी का सम्मन है वो इलीगल है। अरे आप अगर ईडी का सम्मन इलीगल है तो वीडियो बनाकर, एडिट कर ड्रामेटिक बनाकर ट्विटर पर वीडियो डालिएगा, या फिर आप कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करिएगा और ये कहिएगा कि नहीं, मुझे देखिए इलीगल तरीके से घेरा जा रहा है। देखिए ये सारी ड्रामेटिक बातें हैं, हास्य का विषय इसलिए बन गए हैं क्योंकि अपने आप को इतना पढ़ा लिखा मानने वाले पूर्व आईएएस कहते हैं। मुझे बुरा लगता है कि तमाम उस कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी बात उन्हें नहीं पता कि अगर आपने कुछ गलत करा है तो आपको पेशी भी करनी है, और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप जाकर कोर्ट से सवाल करिए। ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी। विजय, आपको लगता है कि अपने आप में एक अनोखे मामले के तरीके से होता जा रहा है और पूरी तरीके से राजनीतिक रंग, कानूनी मसले को, या कहा जाए एक ऐसा विषय जिसमें आम जनता का पैसा जुड़ा हुआ, उस पर एक राजनीतिक रंग देकर एक उस पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है? विजय जी, सिंह साहब, जहां से ये मसला चला था और आज जहां पहुंच गया है वो अब लीगल तो रहा ही नहीं एक तरह से, क्योंकि लीगल जितना मामला था या कानूनी जो प्रक्रिया चल रही थी सरकार की, ईडी का और ईमानदारी का एक रिश्ता है बहुत करीब का। ईडी का संबंध हो, आप ईमानदार हो तो आप पेश हो जाइए और जवाब दीजिए जोरदार ईडी को या जो भी एजेंसी है, और निकल कर आ जाइए कि भाई देखिए ईमानदार हैं। और फिर आप ये भी आरोप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जो भी पार्टी है वो पॉलिटिकल वेंडिटा के साथ काम कर रही है। लेकिन आप ईडी के सामने अपराधों के लिए या कोई भी आरोपों के लिए सबसे बड़ा तरीका ये होता है। और एक चीज मैंने बचपन में सुनी थी कि जो लोग अपने को सोना बताते हैं, मतलब गोल्ड को आपने देखा होगा ना, तो जिसका दावा गोल्ड के लिए होता है उसके लिए हमेशा कसौटी होती है परख की। जब तक आप कसौटी पे खड़े ना उतरे तब तक आप पर भरोसा नहीं करता कोई कि आप कितने % खरे हैं, गोल्ड है। तो केजरीवाल साहब के पास ये बहुत बेहतर मौका था, जो जिसकी राजनीति वो ईमानदार होने की राजनीति जो हमेशा करते रहे, आज भी उन्होंने कहा कि वो ईमानदार है, मैं उस पर शक नहीं कर रहा। तो ये तो उनके पास बड़ा मौका मिला है भारतीय ईडी की तरफ से, या वो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि वो ईडी के सामने पेश होते, जो सवाल होते उनका जवाब देते और साफ निकल कर आ जाते। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कोई ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे राजनेता जिनको ईडी ने सम्मन किया उनको सबको गिरफ्तार करके जेल डाल दिया जाओ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन केजरीवाल साहब नहीं कर रहे, तो ये ज्यादा हैरानी हो रही है। और उसको आप विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं,
इसलिए ये सारी एक्सरसाइज हो रही है जी। ये बड़ी बात है। और दूसरा, जहां से आपने शुरू किया था कि ये पूरी राजनीति जब आप कर रहे थे, जहां से शुरू की थी 2013-14 में, तब तो आप कहते थे कि जो आरोप जिस पर लगा दिया वो मंत्री इस्तीफा दे, वो जेल जाए, सिर्फ आरोप लगाने पे। आज 10 साल बाद जब आपका नंबर आ रहा है तो आप ईडी के सामने नहीं आ रहे। और इसमें कोर्ट को ध्यान रखिए, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जो कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 338 करोड़ का जो पूरा एक मसला लगाया गया था, मैंने कहा कि ये केजरीवाल साहब के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि वो अपने आप को कसौटी पे खरा उतारने के लिहाज से। बहुत सही बात आपने कही। विष्णु जी, आपको लगता है कि जब केजरीवाल साहब का अपना नंबर आया तो खेल के नियम बदल दिए उन्होंने? जो बात विजय जी कह रहे थे ना, जब पहले होता था तो कहते साहब अगर आरोप लगे इस्तीफा दीजिए, जांच होने दीजिए, उसके बाद पाक साफ होके जाइए। आपका नंबर आया, आपने खेल के नियम बदल दिए, तो कम से कम एक जनता में परसेप्शन बन रहा है ना कि आप क्यों बच रहे हैं इस प्रकार के ईडी के सवालों से। वो भी तो एक आपको देखना पड़ेगा ना। देखिए, विजय जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, अभी का जो स्थिति है पूरे देश में, जो अराजक स्थिति है, और ईडी का मतलब हो गया कि अब जो विपक्षी पार्टी है उनको घर का पता है। उसको आप ये बता दीजिए ना कि मनीष सिसोदिया जी 1 साल से ज्यादा उनको जेल में बंद कर रखी है। अभी आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मैडम ने कहा कि कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है। आप ये बता दीजिए कि कोर्ट में सरकार ने क्या उनके खिलाफ एविडेंस के यहाँ इतना पैसा मिला, यहाँ इतना पैसा मिला, कुछ अभी तक कर पाई क्या? कोर्ट का अपना एक प्रक्रिया होता है। सरकार के तरफ से जो वकील खड़े होते हैं वो कहते हैं जी अभी हमको थोड़ा और समय दीजिए, तो कोर्ट उनको समय देती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोर्ट ने हमको दोषी मान लिया, और ये तो नहीं है कि जज ही तय कर देते हैं। वकील उनको अपना एविडेंस देंगे, वो मौका दे रही है उनको, सरकार को। सरकार उनकी है, सरकार डिले कर सकता है कि भाई हम अभी देंगे, हमको 10 दिन का टाइम दीजिए, 1 महीने का टाइम दीजिए, 2 दिन का। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है तो बिल्कुल अभी करीब पहुंच गया है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कोर्ट का काम है टाइम देना। तो कोर्ट्स के अगेंस्ट तो हम है नहीं। लेकिन आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या दूसरे विपक्षी नेता हो, उनके यहाँ सबके यहाँ नोटिस दो जी, हाजिर हो, आप ईमानदारी साबित करो। अरे भैया, आप हमें बेईमान साबित कर दो ना। आप बेईमान साबित नहीं कर रहे हैं। विष्णु जी, कोर्ट ही तो साबित करेगा, कोर्ट ही तो साबित करेगा, जांच एजेंसियां ही तो सबूत देंगी। लेकिन अगर आप जब उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये एक आरोप लगेगा ना कि आप एक तरीके से उस पूरी व्यवस्था से भाग रहे हैं, आप अपनी खुद की एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। एक सवाल उठना लाजमी सी बात है निगहत जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि चुन चुन कर विपक्षी नेताओं पे एक तरीके से कोशिश की जा रही है उनको घेरने की, ये लगातार हो रहा है। ये मैं आ रहा हूं विष्णु जी, आ रहा हूं आपके पास में। आपके सवाल को आगे लेके जा रहा हूं निगहत जी। तो ये भी अपने आप में एक परसेप्शन बनता दिखाई पड़ता है। इसके लिए भी बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर विपक्षी नेता ही क्यों। विष्णु जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में जी। निगहत जी सुनिए, विष्णु जी, पाठक साहब मेरी बात सुनिए। आपकी बात हो गई। निगहत अब्बास मेरा नाम है। विष्णु जी नाम बदल लिए क्या? निगहत अब्बास मेरा नाम है। खैर, सिंह साहब मेरी बात सुनिए। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देखूंगी, और हम सब ने आम जिंदगी में ये सब देखा है, क्योंकि हम डिबेट में बैठे, डिबेट के माध्यम से और डिबेट को ही लेकर एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपने देखा है कभी कभी क्या होता है ना, जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी होती है, कंट्रोवर्शियल मुद्दा होता है। आप देखिएगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, वो अपने स्पोक्सपर्सन, अपने अधिकृत प्रवक्ता चैनल पर डिबेट में भाग लेने के लिए नहीं भेजते, और वो तब नहीं भेजते जब उन्हें पता होता है उनके पास आपके जो होनहार सवाल होंगे सिंह साहब, उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं होगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। वो क्यों नहीं सम्मन के सामने जाकर, सम्मन के बाद जाकर ईडी के सामने पेश हो रहे? कारण यही है क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन वो जाएंगे और पेशी करेंगे, और जब सवाल करे जाएंगे और सबूत दिखाए जाएंगे, तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में, अपने ही झूठ में फंसते जाएंगे, और जब कोर्ट में पेशी होगी तो वो भी अपने बाकी दोस्तों की तरह जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि घोटाला हुआ है। और विष्णु भाई ने एक बात करी कि कोर्ट ने तो कभी नहीं कहा घोटाला हुआ है। अगर आप कोर्ट की हियरिंग पढ़ लेते, आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते, तो आपको पता होता कोर्ट ने सटीक शब्दों में और एकदम प्रॉपर लाइंस में लिखा हुआ है और कहा है कोर्ट ने इस बात को कि कोई ना कोई पैसों का लेन देन जरूर हुआ है। जो व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं, जो ट्रेल मिली है, जो पैसों की लेन देन हुई है, जो सिग्नल्स मिले हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो लेन देन शराब घोटाले में भी हुआ है। और यही कारण है कि उन्हें इतने टाइम से, चाहे सिसोदिया साहब हो, चाहे सत्येंद्र साहब हो, जिन्हें अब 1.5-2 साल होने वाले हैं
सलाखों के पीछे, उन्हें अब तक बेल नहीं मिली है। तो यहाँ पर बैठकर कोर्ट का अपमान मत बिल्कुल, करिए, कोर्ट का क्योंकि अपमान करने का हक हम में से किसी को नहीं है। वो अपने आप में एक सर्वोच्च संस्था के तौर पर बेहतर काम कर रही है। विजय त्रिवेदी जी, आपको लगता है कि शराब की बात हो, अब बात आगे बढ़ती हुई दवा तक आ रही है, दवा दारू की बात की जा रही है, मेडिकल जांच की बात की जा रही है, ऐसे भी तमाम पहले अब तरीके से सवालों के घेरे में, आपको लगता है कि कट्टर ईमानदारी से इतने ज्यादा सवाल उठना, ये भी अपने आप में राजनीति को बदलने वाले लोगों के ऊपर गंभीर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं? बिल्कुल गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सिंह साहब, एक चीज मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं, जो आपने भी जोड़ी, कि ये सवाल जो पाठक साहब ने भी जोड़ा, वो इसलिए भी हो रहा है कि मैं पिछले रिकॉर्ड देख रहा था कि पिछले काफी समय में जो ईडी ने केसेस दर्ज किए करीबन 2000-2500 हैं, और यदि लीडर्स की बात करें तो 124 लीडर्स पर केस दर्ज हुए हैं। उसमें से 95% जो है वो विपक्ष के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। तो इसलिए थोड़ा सा एक शक की सुई खड़ी होती है, और इस बात पर भी होती है। लेकिन ये जो हो रहा है कि अभी शराब घोटाले की बात हुई, और अभी आज ही मैं देख रहा था वो फर्जी टेस्ट का जो मामला हुआ, तो एक के बाद जब एक बातें आती है तो जो जनता है ना, एक तो कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो तो है ही, जनता भी शक करने लगती हर बात पे। आप कह दें कि शराब घोटाले में हम शामिल नहीं है, तो लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी ईमानदार है। अभी ये मामला खत्म नहीं हो कि दूसरा घोटाला आ जाएगा कि फर्जी टेस्ट का घोटाला, उससे पहले मेडिकल का एक और चल रहा था मामला, कुछ और मामले भी चल रहे हैं, जल बोर्ड का भी एक घोटाला लंबे समय से चल रहा था। तो एक के बाद एक चीज आती है तो आपकी इमेज भी डेंट होती है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इस बात पे भरोसा कम होने लगता है, भाई हम तो इनको ईमानदार समझ रहे थे, तो क्या किसी को ईमानदार समझने पर खुद के व्यक्ति मतलब वोटर और आम आदमी में भरोसा कम हो जाए? ये मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र और राजनीति के लिए ज्यादा गंभीर बात मानता हूं। बिल्कुल, एक विश्वास जीतना और उसके बाद में विश्वास टूटना, ये अपने आप में सच में लोकतंत्र के लिए एक बेहतर स्थिति नहीं है। इससे किसी भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को बचने की जरूरत। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। नमस्कार जी। आगे बढ़ते अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। नई दिल्ली में दलहन में आत्मनिर्भरता विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी और तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान पोर्टल का लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया है उसका। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने दिसंबर 2027 तक देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। किस तरीके से, इस पर देखिए मेरे सहयोगी ओपी यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में भारत सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत के तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए पोर्टल का लोकार्पण किया। दलहन में आत्मनिर्भरता विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी व नेफेड ई समृद्धि पोर्टल और एनसीसी ऐप पोर्टल के लोकार्पण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसान केंद्रित इस पहल का उद्देश्य तुअर उत्पादक किसानों को नेफेड और एनसीसी ऐप द्वारा खरीद सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को और सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से बेहतर कीमतों के साथ सशक्त बनाना है। उन्होंने किसानों से दलहन का रकबा बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि दिसंबर 2027 के अंत तक देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है, जिसे हम सब हासिल करने में कामयाब होंगे। आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस पोर्टल से किसान जुड़ेंगे तो उनको दलहन की उपज के वाजिब दाम मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक तरक्की होगी। किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा कृषि के क्षेत्र को सतत बढ़ावा दे रही है, जिसमें दलहन में देश आत्मनिर्भर होने का एक अहम लक्ष्य है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इस पहल से उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नेफेड और एनसीसीएफ के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से दालों के बफर स्टॉक के लिए खरीद की जाएगी और एमएसपी या बाजार मूल्य या जो भी अधिक हो उसका भुगतान किसानों को किया जाएगा, जिससे घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ देश में आयात निर्भरता कम होने से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का महत्वपूर्ण काम होगा। दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को संकल्पित और साकारित करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तुअर दाल पंजीकरण, खरीद और भुगतान पोर्टल की शुरुआत की है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की इस पहल से एक और जहां दलहन उत्पादन का देश में रकबा बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को उत्पाद के वाजिब दाम मिलने के साथ साथ दलहन आयात की निर्भरता भी देश में कम होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और खबर ईरान से। ईरान में हुए बम धमाकों में मारे गए लोगों को लेकर भारत ने दुख व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में हुए बम धमाकों की भारत कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा है कि हम ईरान के लोगों और उनकी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आपने शायद देखा होगा कि हम लोगों ने स्टेटमेंट जाहिर किया है जिसमें हम कहें कि हम लोगों ने इसकी निंदा करते हैं कि इतनी बड़ी ये घटना हुई जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए हैं करमान शहर में, और इस ऐसे मौके पर, ऐसे दुखद मौके पर, ऐसे गंभीर मौके पर हम ईरान के लोगों के साथ और ईरान के सरकार के साथ खड़े हुए हैं। और हमारी थॉट्स, हमारी प्रेयर्स, जो परिवार लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है और जो लोग वहाँ पर हताहत हुए हैं और जो लोग वहाँ पर अभी इंजर्ड हैं, उनके साथ हमारी थॉट्स और प्रेयर्स अभी हैं। कतर में 8 भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम करने के कतर अदालत के फैसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा, कानूनी टीम के पास कोर्ट का आदेश है जो गोपनीय है। कतर की सर्वोच्च अदालत में अपील करने के लिए 60 दिन है। उन्होंने कहा कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के साथ लगातार संपर्क में हैं। 28 दिसंबर को वहाँ के जो कोर्ट ऑफ अपील है उन्होंने एक जजमेंट दिया। उसके तत्पश्चात हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज़ निकाली जिसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि उनका जो डेथ सेंटेंस है, मृत्युदंड है, उसको घटा के प्रेजेंट सेंटेंसेस कर दिया गया है। अब हमारे पास जो हमारी लीगल टीम है, हमारे पास नहीं, जो लीगल टीम है उनके पास वो कोर्ट का ऑर्डर है। वो जो कोर्ट ऑर्डर है वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। तो लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि कंफर्म कर सकता हूँ कि उन सब का जो सेंटेंसेस है, वेरिंग सेंटेंसेस मिला है, अलग अलग अवधि का सेंटेंस मिला है और डेथ पेनल्टी ख़त्म हो गया। जहाँ तक आगे मसले की बात है, 60 दिन का समय है जब इस मसले को अपील किया सकता है कोर्ट ऑफ कैसेशन में, जो कि कतर की सबसे ऊंचा वहाँ का कोर्ट है। तो इस मुद्दे पर हमारे जो लीगल टीम है वो काम कर रही है और हम लोग भी परिवार के साथ और लीगल टीम के साथ इस विषय पर बात कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर ने आज काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के साथ मुलाकात की। डॉक्टर अजय शंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। दोनों मंत्रियों ने भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर भारत और नेपाल के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पहला बिजली पर दीर्घकालिक समझौता और दूसरा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए समझौता। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग, मुनाल उपग्रह पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसी मौके पर जाजरकोट के भूकंप पीड़ितों के लिए 5वें चरण की राहत सामग्री सौंपी गई। साथ ही हमने संयुक्त रूप से 3 अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया। आर्थिक संबंधों, कनेक्टिविटी, व्यापार, बिजली, शिक्षा और संस्कृति और राजनीतिक मामलों जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई है। वहीं नेपाल भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से बातचीत हुई। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर नेपाल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान काठमांडू में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से भी उन्होंने मुलाकात की। और अब बात अर्थव्यवस्था की। पूरी दुनिया में आर्थिक सुस्ती की खबरों के बीच भारत लगातार सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
2023 में कई बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के बाद 2024 को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत को सबसे ब्राइट स्पॉट बताया है। भारत के वित्तीय अनुशासन को लेकर एजेंसियां तारीफ कर रही हैं, तो निवेशकों का भरोसा भी भारत पर लगातार बना हुआ है। कोरोना के बाद से पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तमाम चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन भारत घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के बाद भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों ने इस बात को साबित किया, तो 2024 में भी ये सिलसिला चालू है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा, भारत के चालू खाते का घाटा यानी कैट 2023-24 में कम होकर जीडीपी के 1% पर आने का अनुमान है। इससे देश के लिए 39 अरब डॉलर के भुगतान अधिशेष की स्थिति बनी रहेगी। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि चालू खाते का घाटा कम होने, मजबूत पूंजी प्रवाह, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और कम विदेशी कर्ज के साथ भारत का वैश्विक स्तर पर लेनदेन से संबंधित बही खाता अनुकूल रहेगा। क्रूड की कीमतों में नरमी का भी भारत को लाभ मिलेगा। सेवा निर्यात भी उम्मीद से बेहतर रहेगा। वित्तीय सेवा समूह पेंटोमैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के दौरान भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय इक्विटी बाजार पिछले 2 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक बनकर उभरा है। इसके अलावा घरेलू शेयर बाजार में जो खुदरा निवेश हुआ है और उसमें एसआईपी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो वित्तीय वर्ष 2023 में 130 अरब रुपए तक पहुंच गया और वित्तीय वर्ष 24 में 153 अरब रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत ने वर्ष 2023 में बाजार पूंजीकरण में 900 अरब डॉलर जोड़े, जो ब्राजील, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देशों के संपूर्ण बाजार पूंजीकरण के बराबर है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी की वृद्धि दर के अपने अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा महंगाई तीसरी और चौथी तिमाही में घटकर 5.1% और 4.7% आने का अनुमान है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 9.5% बढ़ने का अनुमान जताया गया है। एक और एजेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश के 8 प्रमुख शहरों में कुल 3.29 लाख मकान बिके। यह आंकड़ा 2022 में बिके 3.12 लाख मकानों की तुलना में 5% अधिक है। कीमतों में उछाल के बावजूद लग्जरी आवास की मजबूत मांग के दम पर 2023 में मकानों की बिक्री 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मकानों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 2023 में बढ़कर 34% पहुंच गई, जबकि साल 2022 में ये 27% रही थी। भारतीय घरेलू हवाई यात्रियों के मोर्चे पर साल 2023 में देश ने नया रिकॉर्ड बनाया। 2023 में 15.2 करोड़ घरेलू हवाई यात्रियों ने यात्रा करके नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 2019 में 14.4 करोड़ घरेलू हवाई यात्रियों ने यात्रा करके रिकॉर्ड बनाया था। विमानन क्षेत्र का यह आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां दुनिया भर की वित्तीय एजेंसियां देश की आर्थिक प्रगति को लगातार सराह रही हैं, तो तेज रफ्तार आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था को देश और दुनिया की काफ़ी रेटिंग एजेंसियों ने भारत की विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव किया है। वहीं भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत का लोहा अब चीन भी मानने लगा है। चीन के प्रमुख समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के लेख में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव की जमकर तारीफ की गई है। लेख के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। लेख में पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही कहा गया है कि तेज आर्थिक और सामाजिक विकास के दम पर भारत आज रणनीतिक रूप से विश्वास से भरा हुआ है। लेख में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका, जापान जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर प्रकाश डाला गया है। इसमें रूस यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर भारत के रुख को भी रेखांकित किया गया है। लेख में कहा गया है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस व अन्य देशों तथा विविध क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देते हुए बहुस्तरीय जुड़ाव वाली रणनीति की हिमायत की है। लेख में कहा गया है कि भारत ने हमेशा से स्वयं को विश्व शक्ति माना है। हालांकि 10 साल से भी कम समय में भारत ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए बहुसंतुलन की बजाय बहुसहयोग की नीति को अपनाया है। लेख के अनुसार राजनीतिक और सांस्कृतिक पैमाने पर भारत जहां पहले पश्चिम के साथ लोकतांत्रिक सहमति बनाने पर जोर देता था, तो अब वहीं यह लोकतांत्रिक राजनीतिक में भारतीय विशेषता पर जोर देता है। लेख के अनुसार भारत अब रणनीतिक रूप से ज़्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव के विकास के लिए ज़्यादा सक्रियता से काम कर रहा है।
और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-7 जनवरी को जयपुर के राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे। ये सम्मेलन 5 से 7 जनवरी तक आयोजित हो रहा है, जिसमें साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उससे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। बुधवार को अपनी लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने इस दौरे के दौरान स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया, साथ ही वे स्थानीय संस्कृति से भी रूबरू हुए। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की जुड़ी हुई कुछ झलकियां। लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। तो ये कुछ खास तस्वीरें थी प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे से जुड़ी हुई। और अयोध्या की रहने वाली मीरा मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए उपहार और पत्र को लेकर खुशी जाहिर की है। 30 दिसंबर यानी शनिवार को अयोध्या यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मीरा मांझी के घर पहुंचे थे। मीरा उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं। फिलहाल नए साल की बधाई का पत्र और बच्चों के लिए भेजे गए खिलौने के लिए मीरा मांझी ने पीएम मोदी को धन्यवाद प्रेषित किया है।
मैं बहुत खुश हूँ। ये हमको नए साल में बधाई दिए हैं कि मतलब आपके परिवार से मुझे मिल के बहुत अच्छा हुआ, मतलब लगा, और मैं बहुत खुश हूँ। ये सब मतलब बधाई दिए हैं और हमारे बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह दिए हैं और वीर के लिए बैग और नैना के लिए बैग दिए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा जी। और नैतिक के लिए कुछ खिलौने वगैरह दिए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमारे बच्चे लोग भी बहुत खुश हैं जी। हाँ, बच्चों के लिए और हमारे लिए कप प्लेट भेजा गया है। हम बहुत खुश हुए कि हाँ मतलब वो हमको भी गिफ्ट दिए, हमको बहुत अच्छा लगा। तो नए साल पर मीरा माझी और उनके परिवार को मिला प्रधानमंत्री से तोहफा। और अब हमारी आज की खास पेशकश। आज दुनिया भर में ब्रेल लिपि दिवस मनाया जा रहा है। दृष्टिबाधित लोगों के पढ़ने के लिए इस विशेष लिपि का आविष्कार किया गया था। अब अगली कुछ खबरें हम आप तक इस ब्रेल लिपि के द्वारा ही पहुंचाएंगे और ब्रेल लिपि के माध्यम से खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंद्रवीर सिंह जी, जो कि पूर्व राष्ट्रीय सचिव हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के। अब अगली खबर चंद्रवीर जी पढ़ेंगे, जो कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चंद्रवीर जी, अगली खबर आप पढ़िए। आज दुनिया भर में ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। लुइस ब्रेल के योगदान से आज दुनिया भर के दृष्टि दिव्यांगों को आगे बढ़ने में सहूलियत मिल रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। दृष्टिबाधित इसके जरिए पढ़ाई से लेकर खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। क्रिकेट जैसे खेल में दृष्टिबाधित लोग अपनी उपलब्धियों का डंका बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के दिव्यांगजनों को सम्मान देने के लिए विकलांग की जगह एक नया शब्द दिव्यांग दिया। ये अपने आप में उनकी दिव्यांगों के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाता है। मोदी सरकार ने दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए स्किल ट्रेनिंग देने के साथ साथ भौगोलिक परिस्थिति के मुताबिक ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं। इसका असर आने वाले समय में दिव्यांगजनों की स्थिति में बदलाव के जरिए जाहिर होगा। लुई ब्रेल का जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा, संचार और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में लुई ब्रेल के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ब्रेल एक भाषा के बजाय एक सार्वभौमिक कोड है जो संस्कृत, अरबी, चीनी, हिब्रू, स्पेनिश और कई अन्य भाषाओं सहित विभिन्न भाषाओं में लिखने और पढ़ने के उपकरण के रूप में कार्य करता है। इस कोड के जरिए दृष्टिबाधित अब सबके संग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की नई इबारत लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने केपटाउन में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को मैच के दूसरे दिन अपने नाम करने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 79 रन के लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही। केपटाउन टेस्ट में 642 गेंद ही फेंकी जा सकीं। गेंद के मामले में ये टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा। तो आपने देखा कि चंद्रवीर जी ने हमारे लिए ब्रेल लिपि के माध्यम से 2 खबरें पढ़कर आप तक पहुंचाई, क्योंकि आज इंटरनेशनल ब्रेल लिपि दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए।